Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 14th of December 2020. 14 दिसंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक नीचे दी हुई है। अगर आप हमको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हो तो टेम्स यूपीएससी नाम से ग्रुप सर्च कर लीजिए, टेम्स यूपीएससी आपको मिल जाएगा। एंड बाकी इंस्टाग्राम और ट्विटर में हमारा जो हैंडल है वो है टेम्स IAS, टेम्स IAS। तो आप इन दोनों नामों से सर्च कर लीजिए, आपको हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मिल जाएंगे। यू कैन ज्वाइन अस देयर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर साइड। दैट इज इट। स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। आज के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले पहला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एस्टेरॉयड 16 साइकी। जो 16 साइकी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट it orbits in the asteroid belt between Mars and Jupiter. Second statement is saying it is a metallic asteroid comprised mostly of metallic iron and nickel. आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, one only, two only, both या neither. Question number 2 is which of the following statements correctly defines the Kessler syndrome? Kessler syndrome इनमें से क्या है? Options are a trisomy of chromosome 21, a mutation of the blood clotting factor 8, collision among objects in space causing cascading effect, या none of the above. तो इनमें से क्या है कैसलर सिंड्रोम? You have to tell me. Question number 3 is the Urban October. It is an initiative of which of the following organizations? Urban October इनमें से कौन सी संस्था का एक प्रोग्राम है? Options are UN Habitat, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू। इनके आंसर्स आप सोच के करिए। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर, है ना। आप पॉज करके आंसर कर लीजिए, मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ। पहला सवाल जो है वो है 16 साइकी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट ही सही है। एस्टेरॉयड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाया जाता है एंड मोस्टली मेटालिक है, आयरन एंड निकल के साथ, ठीक है ना। दूसरा सवाल था कैसलर सिंड्रोम का। तो कैसलर सिंड्रोम जो है वो कोलिजन अमंग ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस कॉजिंग कैस्केडिंग इफेक्ट। सी विल बी द आंसर फॉर दैट। मतलब क्या होता है जब स्पेस में आपका सपोज ये स्पेस डेब्री है, देयर इज अ स्पेस डेब्री एंड ये किसी सैटेलाइट से टकरा गया। अब ये सैटेलाइट जो टकराई उसके बगल में दूसरी सैटेलाइट थी, वो उससे टकराई, वो उससे टकराई, तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट बन जाता है। दिस इज नोन एज द कैसलर सिंड्रोम। अर्बन अक्टूबर, अर्बन अक्टूबर इज बेसिकली अ प्रोग्राम ऑफ यूएन हैबिटेट। तो ए विल बी द आंसर फॉर दिस। यूएन हैबिटेट का है। एक्चुअली में ये प्रोग्राम क्यों शुरू किया गया? इट इज लॉन्च्ड बाय यूएन हैबिटेट इन 2014 में लॉन्च किया गया था टू एम्फसाइज द वर्ड्स अर्बन चैलेंज। जो अर्बन रीजन्स हैं उनके जो चैलेंजेस हैं उनको एम्फसाइज करने के लिए। और ये अक्टूबर के महीने में ये कहा जाता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने यहाँ प्लान्स, पॉलिसीज और इस तरह से इवेंट्स रखिए जो कि अर्बन चैलेंजेस को हाईलाइट करें और उनके लिए एक सस्टेनेबल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। सो दीज आर द थिंग्स विच वर देयर इन द क्वेश्चंस फॉर्म। आज का कोट ऑफ द डे देखते हैं। द कोट विच आई हैव टेकन इज फ्रॉम अगेन विक्टर ई फ्रैंकल। वेरी वेरी गुड कोट, मजा आएगा आपको। लाइफ इज नॉट प्राइमरली अ क्वेस्ट फॉर प्लेजर। तो पहली चीज जो बोलते हैं विक्टर ई फ्रैंकल वो है लाइफ इज नॉट प्राइमरली ए क्वेस्ट फॉर प्लेजर एज फ्रूड बिलीव्ड। यानी सिगमंड फ्रूड जो है वो बिलीव करते थे कि लाइफ इज जनरली ए क्वेस्ट फॉर प्लेजर, कि हमको लाइफ में प्लेजर ढूंढना है। तो एक्चुअली विक्टर ई फ्रैंकल का कहना है कि इट इज नॉट द क्वेस्ट फॉर प्लेजर और अ क्वेस्ट फॉर पावर एज अल्फ्रेड एडलर बिलीव्ड। तो अल्फ्रेड एडलर जो थे उन्होंने ये पढ़ाया कि लाइफ इज अ क्वेस्ट फॉर पावर। सिगमंड फ्रूड ने पढ़ाया कि लाइफ इज अ क्वेस्ट फॉर प्लेजर। लेकिन विक्टर ई फ्रैंकल कहते हैं बट लाइफ इज अ क्वेस्ट फॉर मीनिंग। यू हैव टू सर्च द मीनिंग ऑफ योर लाइफ। यू हैव टू सर्च व्हाट यू आर मेड फॉर। आप किस कारण से बने हो। यू हैव टू जस्टिफाई योर प्रेजेंस। जी तो कोई भी रहा है ना। हर एरा गैरा इंसान जी रहा है इस दुनिया में, लेकिन यू हैव टू जस्टिफाई वाई यू वर बॉर्न। You have to justify by your tasks. You have to justify by your works. You have to justify by how many people remember you. तो आपको अपने जस्टिफिकेशन देना है कि आप क्यों हैं इस दुनिया में। क्या सिर्फ खाने के लिए हैं या सिर्फ ऐसे काम करने के लिए जिसमें आपको कोई किसी का भला ना कर रहे हो। So you have to justify, you have to search the meaning of your life and where it can be the most meaningful. ऐसा भी होता है ना कि most meaningful, मीनिंग तो लाइफ ही कहीं भी मिल जाएगी। सपोज कुछ भी आप करेंगे तो मीनिंग मिल जाएगी, चोरी में भी मीनिंग मिल जाएगी, लेकिन you have to find a way out where your life is most meaningful और वो आपके लिए बेस्ट चीज होगी। तो विक्टर ई फ्रैंकल, अ ग्रेट राइटर,
ही रोट मैन सर्च फॉर मीनिंग बुक, है ना, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये एक कोट था आज का। आज का जो मैप है वो है कॉपर माइंस इन इंडिया, क्योंकि मैंने दो आपको ऑलरेडी मिनरल्स के पढ़ा दिया है, आयरन और सॉरी नॉट आयरन और, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया, कोल फील्ड्स पढ़ा दिए मैंने शायद, और इसके अलावा मैंने आपको आई थिंक आयरन का ही पढ़ाया हुआ है ना। तो आज मैं आपको कॉपर की कुछ माइंस बताऊंगा। देखो कॉपर मेनली जो है ना, कॉपर मेनली इंडिया के 3-4 स्टेट्स में, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका झारखंड वाला रीजन, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड वाला रीजन, ये एक्चुअली में कॉपर के लिए जाने जाते हैं। तो राजस्थान तो बहुत ज़्यादा फेमस है। राजस्थान से कॉपर तो उस समय आता था जब हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन थी। अगर आपको याद हो कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में जो कॉपर आता था वो क्षेत्री माइंस से आता था, दैट वॉज कमिंग फ्रॉम द क्षेत्री माइंस एंड दे वर इन द राजस्थान रीजन ओनली। तो राजस्थान की क्षेत्रीय माइन से आता था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि राजस्थान इज द मेजर प्रोड्यूसर। इसके अलावा मध्य प्रदेश भी है एंड झारखंड के भी कुछ रीजन है जहां पे कॉपर माइंस है। तो कौन कौन से रीजन है जहां पर की कॉपर की माइंस है? देखो मध्य प्रदेश का मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूँ, बालाघाट इज वेरी वेरी फेमस प्लेस फॉर कॉपर। यहाँ पे एक्चुअली मलाज खंड माइंस है, मलाज खंड इज देयर इज अ मलाज खंड प्लेस। तांबे की माइंस के हैं, बहुत फेमस मलाज खंड माइंस है, ये बालाघाट रीजन में आती है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में मलाज खंड, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम एज वेल, मलाज खंड, ठीक है ना। तो ये कॉपर के लिए जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश में है, बहुत फेमस है। इसके अलावा राजस्थान में जो रीजन्स हैं वो है अलवर, भीलवाड़ा वाला रीजन जो है, उदयपुर, सिरोही, पाली, झुंझुनू, अजमेर, ये वाले रीजन्स जो है ये आपके कॉपर के लिए जाने जाते हैं। एंड सेम गोज फॉर योर झारखंड ऑल्सो। झारखंड में पलामू नाम की जगह है, हजारीबाग है एंड सिंहभूम है ना, पलामू, हजारीबाग एंड सिंहभूम, दीज आर नोन फॉर द कॉपर माइंस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये अब आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश का, राजस्थान का बताया एंड मैंने आपको झारखंड का भी बताया। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दीज नेम्स। एंड मध्य प्रदेश का जो अलग से पीएससी देते हैं उनके लिए तो मलाजखंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मलाजखंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। फिर मैंने राजस्थान की जगहें बता दी और आपको झारखंड की जगहें बता दी हैं, तो आप ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर, ओके। और उनमें भी जो 3 नाम इंपॉर्टेंट बताया मैंने, वो सिंहभूम बताया आपको झारखंड से, मैंने मलाज खंड आपको बताया बालाघाट से, एंड क्षेत्रीय माइंस बताया था राजस्थान वाले रीजन में। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। तो दिस इज द मैप फॉर इंडियन कॉपर माइंस एंड कॉपर लोकेशंस। 3 स्टेट्स मेजर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड राजस्थान, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा गुजरात और तमिलनाडु में शुरू करने की बात चल रही है, लेकिन मेजरली आपको इन्हीं 3 स्टेट्स का नाम लिखना है। तो कभी अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे किसी और स्टेट का नाम लिखे तो आप उसको काट सकते हैं, गलत कर सकते हैं, ठीक है ना। मूव करते न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ। यू कैन मूव विद मी। द फर्स्ट न्यूज इज दैट नाउ एक्सप्लोर काजीरंगा ऑन बोट्स एंड बाईसाइकिल्स। काजीरंगा नेशनल पार्क आप सबको पता है कहां पर लोकेटेड है, असम में लोकेटेड है। देखो क्या हुआ था, कोविड-19 के टाइम में यहाँ पैसे की बहुत ज्यादा क्रंच, रिसोर्स क्रंच बहुत ज्यादा हो गया था, फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज्यादा हो गया था। उसको दूर करने के लिए अब बेसिकली उन्होंने क्या स्टार्ट किया है नाउ, अभी तक क्या होता था कि एलिफेंट्स एंड जीप्स का सहारा लिया जाता था इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट और बी मोबाइल इन दैट रीजन। अगर आपको उस रीजन में घूमना है तो आपको एलिफेंट्स एंड जीप्स का सहारा लिया जाता था। नाउ यू कैन ऑल्सो यूज द बोट्स एज अ सोर्स, बोट्स भी आप यूज कर सकते हैं एंड यू कैन टेक अ बोट राइड ऑन द ब्रह्मपुत्र टू स्पॉट द रिवर डॉल्फिन्स एज वेल। तो यू कैन टेक अ बोट राइड इन द रिवर ब्रह्मपुत्र टू स्पॉट द रिवर डॉल्फिन्स। अब ये है नाउ द पार्क कैन बी एक्सप्लोर्ड, यहां लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट नाउ द पार्क कैन बी एक्सप्लोर्ड बाय बोट्स व्हाइल बाइसाइकिल ट्रैक्स आर आल्सो बीइंग फाइनलाइज्ड। तो यहाँ पे ना केवल बोट्स का यूज किया जाएगा बट अब यहाँ पे बाइसाइकिल के थ्रू भी ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। यू कैन गो थ्रू ट्रैकिंग एज वेल एंड, लेकिन ये जो चीज़ है ये आपकी कोर रीजन में नहीं होगी। जैसे कोई भी नेशनल पार्क होता है उसका एक कोर रीजन होता है अंदर वाला, फिर एक बफर रीजन होता है, फिर एक आउटर रीजन होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोर रीजन में नहीं है, इट इज बियॉन्ड द कोर रीजन, है ना। ये भी अच्छी चीज़ है क्योंकि आप कोर रीजन में ऐसी एक्टिविटीज अलाउड नहीं कर सकते, है ना, बिकॉज दैट इज वेरी सेंसिटिव फॉर द बायोडाइवर्सिटी। तो इसको कोर एरिया से बाहर रखा गया, ऑब्वियस सी बात है। द प्रायोरिटी इज कंजर्वेशन विद सम अमाउंट ऑफ कमर्शियलाइजेशन। देखो ये स्टार्टिंग में यही रहता है, स्टार्टिंग में जो मोटो रहता है वो यही रहता है कि इट इज कंजर्वेशन विद सम अमाउंट ऑफ कमर्शियलाइजेशन, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमर्शियलाइजेशन विद सम अमाउंट ऑफ कंजर्वेशन। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों बताता हूँ, अभी यहाँ पे चाय के स्टॉल लगने शुरू हो जाएंगे, फिर टी स्टॉल लगेगा, फिर यहाँ पे समोसे बिकने शुरू हो जाएंगे, फिर यहाँ पे पापड़ मिलने लगेगी, ये सारी चीज़ें, फिर वहाँ पे सारे पैकेट्स वहाँ फेंके जाएंगे और धीरे धीरे वो पूरा एरिया खराब कर दिया जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ दैट रीजन वेरी सून।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी, आई होप यू आर एंजॉइंग द न्यूज एनालिसिस। अब यहाँ पे जो दोनों न्यूज आइटम्स आर रिगार्डिंग द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वर्जन 5। तो आप सबको कल मैंने एक न्यूज़ बताई थी जिसमें मैंने बोला था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5th एडिशन है उसका पार्शियल डेटा रिलीज हुआ है, पार्शियल डेटा रिलीज होना शुरू हुआ है। अब धीरे धीरे क्या होगा, आप एक काम करना, आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 2-3 पेज डाल देना, ब्लैंक भी डाल देना, और जितनी भी न्यूज़ आइटम्स आएंगे उसमें ऐड करते जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है। बिलीव मी, GS1 का आंसर हो, चाहे सोसाइटी का, चाहे ज्योग्राफी का, चाहे ज्योग्राफी ऑप्शनल में पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। तो ये डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है ना। तो कल मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे आपको, जैसे मैंने बताया था कि वैक्सीनेशन के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, द नंबर ऑफ पीपल वैक्सीनेटेड इन स्टेट्स हैव इंक्रीज्ड, तो फर्टिलिटी रेट्स हैव डिक्रीज, फर्टिलिटी रेट्स डिक्रीज हुए हैं, ये भी मैंने कल आपको बताया था। एक टर्म होता है टोटल रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी, टोटल रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी। अब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी क्या होती है मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो फर्टिलिटी रेट तो आप सबको पता है कि मतलब कितने बच्चे होंगे, है ना, हाउ मेनी चिल्ड्रंस कैन बी बोर्न बाय अ वुमन। नाउ जो आपका जो रिप्लेसमेंट रेट होता है, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट होता है, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी मतलब कि आप क्या फर्टिलिटी रेट रहे कि आप जो करंट पॉपुलेशन है उसको एग्जैक्टली रिप्लेस कर दें इन द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कि करंट पॉपुलेशन अगर 100 है तो करेक्टली 100 ही अगली जनरेशन में रहे, मतलब कि जब एक जनरेशन खत्म हो तो नेक्स्ट जनरेशन में भी एग्जैक्ट सेम पॉपुलेशन रहे। तो व्हाट इज द फर्टिलिटी रेट टू अचीव दैट इज नोन एज द रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट, ठीक है ना। TFR जो है, देखो TFR जो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट वो होता है कि मतलब एक वुमेन कितने बच्चे एक्सपेक्टेड है इन द इट्स एज की करेगी। तो अभी लगभग जो वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज और इन सबको मिला करके तो एक एवरेज निकाला गया है। ये कोई साइंटिफिक या ऐसे वैल्यू नहीं है कि आप बोलेंगे कि नहीं ये वैल्यू किस एक्ट में लिखी, किस, ऐसा नहीं है। ये एक एग्रीड वैल्यू, ये चेंज हो सकती है, वेरी हो सकती है किसी कंट्री के लिए, लेकिन ये ओवरऑल एग्रीड वैल्यू जो है TFR की वो 2.1 रखी गई कि 2.1 दैट शुड बी द टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR इसको बोलते हैं, ठीक है ना, टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। लेकिन अब देखो क्या होता है कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकता क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल का पार्ट है। देखो देयर इज अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, देयर इज अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो बोलता है कि इसमें पॉपुलेशन के 4 स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस। पहली प्रिमिटिव होती है, देन अर्ली एक्सपैंडिंग होती है, देन लेट एक्सपैंडिंग, देन स्टेबलाइजेशन एज होती है। जब आप स्टेबलाइजेशन में एज में आते हो तो आपकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट भी बहुत डिक्रीज हो जाता है और आपका डेथ रेट भी डिक्रीज होता है। तो अब जो कंट्रीज है, लगभग जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 4th स्टेज में आ गई हैं। इंडिया जो है ऑफिशियली 3rd स्टेज में आ गया है, 3rd स्टेज क्रॉस करने वाला है ना। तो इस तरह से हमारी फर्टिलिटी रेट अब डिक्रीज होगी। जैसे मैंने बताया कि 4th स्टेज में आते आते आपकी फर्टिलिटी रेट डिक्रीज होगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। लेवल ऑफ डेवलपमेंट जैसे से बढ़ता है, मेडिकल फैसिलिटीज जैसे से बढ़ती हैं, ऑब्वियस सी बात है डेथ रेट घटेगा। एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट और लेवल ऑफ एजुकेशन जब बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका फर्टिलिटी रेट आप घटाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 थ्योरीज हैं, मैं आपको नाम दे देता हूं, आप देख लेना। एक थ्योरी है आपकी JS मिल की, देयर इज अ थ्योरी बाय JS मिल एंड देयर इज अ थ्योरी बाय आर्सीन ड्यूमॉन्ट। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में जो है वो ऐड कर लें, और जो नहीं जानते वो छोड़ दें, चलो छोड़ो, आप लोग के लिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं, ठीक है ना। अब हम बताते हैं यहाँ पे आपको न्यूज आइटम में, मोर फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन असम। असम में क्या देखने को मिला है? द सेक्स रेशियो इन असम इज नाउ स्क्यूड इन फेवर ऑफ फीमेल्स। जो फीमेल की तरफ फेवर कर रहा है असम का जो सेक्स रेशियो है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में डेटा। अब देखो एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा, आपका कंसेप्ट देखो क्या होता है। कई बार हमको लगता है कि सेक्स रेशियो बढ़ रहा है, सेक्स रेशियो बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि ज्यादा फीमेल्स पैदा हो रही है, ज्यादा फीमेल्स पैदा हो रही है ना, आपको ये लगता है, बट ऐसा नहीं होता। इसके 2 रीजंस हो सकते हैं, 2 रीजंस सेक्स रेशियो बढ़ने के हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये कि वहां माइग्रेशन हो रहा होगा, बहुत ज्यादा माइग्रेशन जब होता है, जैसे किसी स्टेट को लोग जो छोड़ते हैं तो वहां पे ज्यादातर मेल पॉपुलेशन माइग्रेट करती है। जब मेल माइग्रेट करेगी ज्यादातर तो उस स्टेट में केवल फीमेल्स रह जाएंगी, इसलिए वहां पे सेक्स रेशियो बढ़ा हुआ दिखता है। तो एक तो रीजन होता है माइग्रेशन का, और दूसरा रीजन होता है कि अगर आपका ग्रोथ बर्थ रेट डिक्रीज है, अगर आपका बर्थ रेट घटा हुआ है, एंड अगर आपके यहाँ पॉपुलेशन में देखो क्या होता है, विमेन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है दैट इज मोर देन द मेल पॉपुलेशन। तो हाईली एज, जो ज्यादा एज की विमेन हैगी वो बहुत ज्यादा जीवित होंगी,
और मेल पॉपुलेशन थोड़ा कम रहती है। तो ये भी एक रीजन है कि क्यों बढ़ा हुआ फीमेल सेक्स रेशियो दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये दो रीजन में ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आसाम में क्या रीजन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी रीजन हो सकता है। तो हमेशा एक आंख खोल के मत देखना है कोई चीज को, है ना, नहीं तो वो लोग बोलेंगे कि आंख मार रहा है। हमेशा दोनों आंख खोल के चीजें देखा करो, ठीक है। इसके अलावा चीज बता दूं मैं, असम में जो इस बार सेक्स रेशियो है वो 1012 मतलब 1012 फीमेल पर मेल है पॉपुलेशन है। इंडिया में जो सेक्स रेशियो डिफाइन होता है, इंडिया का सेक्स रेशियो डिफाइन होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर मेल पॉपुलेशन। लेकिन कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पर कि नंबर ऑफ मेल्स पर फीमेल पर 1000 फीमेल पॉपुलेशन ऐसे भी होता है। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि ये किस उसमें दिखा रहा है। तो यहां इंडिया में सिर्फ फीमेल पर 1000 मेल होता है, इसलिए हमारे यहाँ 1012 फीमेल पर 1000 मेल है, ठीक है ना। इसके पहले 2015-16 में जब देखा गया था तो 993 यानी कि 993 था फीमेल सेक्स रेशियो, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। आगे जो दूसरा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में आया है कि बिहार में जो अल्कोहल कंजम्पशन है दैट इज फॉर 15% फॉर मेन एंड लगभग 0.4% फॉर वुमेन है। तो अब यहाँ पे बात ये है कि इट्स अ ब्लॉट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 2016 में बिहार ने एक बहुत ज्यादा मतलब कि हार्श एक्ट लेकर के आए थे, जिसको बोला जाता है स्ट्रिंजेंट प्रोहिबिशन एक्ट एंड योर एक्साइज एक्ट वॉज इन्फोर्स्ड, है ना। तो द स्ट्रिंजेंट प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट वॉज इन्फोर्स्ड इन अप्रैल 2016। 2016 में स्ट्रिंजेंट प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट वॉज इन्फोर्स्ड। नाउ इसके बाद देखो फिर भी क्या है कि वहां उसमें 10 साल की जेल टर्म की भी बात की गई थी, 10 साल तक का जेल टर्म भी दिया जाएगा। लेकिन फिर भी वहां पे 15% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि वायलेशन कर रही है। 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज वायलेटिंग दैट लॉ। सो इसका मतलब है कि दिस इज अ ब्लॉट ऑन द गवर्नमेंट, दिस इज अ ब्लॉट ऑन द गवर्नमेंट, इसको याद रखेगा। नाउ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट ने ये बोला कि, जिससे मैंने आपको बताया कि 15.5% जो पीपल थे ओवर द एज ऑफ 15 ईयर्स दे वर इंडल्ज्ड इन अल्कोहल कंजम्पशन and 0.4% women were doing the same, है ना। and 48.8% male of similar age bracket used tobacco while 5% of the women used tobacco as well। तो यहाँ पे ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में आया है ना। तो ये सारी चीजें भी आप याद रख सकते हैं, आई थिंक यू कैन रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। नाउ वी आर कमिंग टू द एडिटोरियल सेक्टर। पहला जो एडिटोरियल है वो है द रूट्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्राइसिस रन डीप। अब ये जो आर्टिकल है इसका बेसिक पहले प्रेमाइस मैं आपको बताता हूँ। प्रेमाइस है फार्म प्रोटेस्ट जो चल रहा है। ऑथर का ये कहना है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब होगा क्या, या तो एक्ट हटेगा या एक्ट नहीं हटेगा। ऑथर का ये कहना है कि दोनों ही कंडीशन में जो फार्मर्स की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होंगी। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स विल नॉट बी सॉल्व्ड इन बोथ द कंडीशंस। अब इसका रीजन क्या है? ऑथर सेज द रीजंस आर दैट कि इसमें जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर की पहले वो समझना जरूरी है। प्रॉब्लम ये नहीं कि फार्म लॉज आ गए हैं, फार्म लॉज आना तो एक इमीडिएट कॉज है। द अनरेस्ट इज बेसिकली बिकॉज द फार्मर्स इनकम्स आर डिक्रीजिंग। द अनरेस्ट इज बिकॉज द फार्मिंग सेक्टर इज नो मोर रिम्यूनरेटिव। उनको पैसा नहीं मिल रहा है, आउटपुट पे उनको जो पैसा मिलना चाहिए दैट इज वेरी लेस, एंड जो इनपुट पे कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस विच द ऑथर इज हाईलाइटिंग टू। एंड ऑथर ने इसे लिखा है कि जो जरूरत है एक्चुअली में जरूरत ये है कि यू हैव टू ओवरहॉल द इंटायर सिस्टम। आपको एग्रीकल्चर का सिस्टम ओवरहॉल करने की जरूरत है। ये तो इमीडिएट ट्रिगर था, जो फार्मर्स के फार्म लॉस थे वो इमीडिएट ट्रिगर था। दूसरा पॉइंट जो ऑथर ने बोला, ऊपर की जितनी बातें मैंने बोली वो पूरी अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्या क्या मैंने प्रॉब्लम्स बताई। रिम्यूनरेटिव इनकम कम हो रही है, आउटपुट में कम मिल रहा है, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। इसके अलावा और प्रॉब्लम्स मैं बताऊंगा, उसको भी लिखते जाना, लेकिन ये 3 लिख लेना। इमीडिएट ट्रिगर क्या था? फार्म लॉस। ऑथर ने कहा टाइमिंग बहुत गलत थी। आपके कोरोना वायरस के कारण पूरा वर्ल्ड परेशान है, आपकी कंट्री पूरी परेशान है, 93 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं, और आपको अचानक से फार्म लॉस पास करने थे, वो भी ऐसे फार्म लॉस विच वर फेवरिंग द प्राइवेट सेक्टर मोर। तो ये भी चौथी प्रॉब्लम है कि दीज फार्म लॉस आर फेवरिंग द प्राइवेट सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर मोर देन योर एपीएमसी मंडीज। जो एपीएमसी मंडीज थी उस सिस्टम को खत्म करने टाइप का ये सिस्टम ला दिया गया है। ये चौथा एक प्रॉब्लम है जो इशू है, ठीक है ना। पांचवी प्रॉब्लम ये है कि कोविड के कारण ऑलरेडी बहुत सारे जॉब लॉसेस आ गए थे, ऑलरेडी फार्मिंग में इनकम और ज्यादा कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि स्लो डाउन चल रहा था, लोग खरीद कम रहे थे, है ना, इस तरीके से। तो उनकी ऑलरेडी स्लो डाउन चल रही थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो इश्यूज झेल रहे थे, और ऐसे बीच में फार्म लॉस का आना एक ट्रिगर पॉइंट की तरह काम कर गया।
ऑथर ने ये बोला कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन दैट इज वेरी लिमिटेड, एंड अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स छोड़ दें जैसे कि पल्सेस छोड़ दें और आप ये वीट और राइस छोड़ दें तो अदरवाइज द एमएसपी रिजीम इज वेरी वेरी पुअर, है ना। अगर आप पल्सेस छोड़ दो तो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स दे सफर फ्रॉम इनएडिक्वेट इंटरवेंशन फ्रॉम एमएसपी ऑपरेशन। देखो लिखा हुआ है कि अगर आप पल्सेस को छोड़ दो सॉरी और वीट और राइस को छोड़ दो तो इसके अलावा अगर आप देखोगे the instances of MSP intervention are very less, है ना। इंटरवेंशन जो है बहुत कम रहे हैं। तो ऑथर ने वो चीज यहां पे बोली, आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स। आगे मूव करते हैं। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि जो फार्मिंग का मैकेनाइजेशन बढ़ा है एंड मोनेटाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सो दैट हैज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द इनपुट साइड। इनपुट साइड पे कॉस्ट बढ़ गई है एंड लोन्स लेने पड़ते हैं फार्मर्स को बहुत, और लोन डिफॉल्ट्स भी इसी कारण से बढ़ गए। द लोन डिफॉल्ट्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ दिस। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में इसलिए बहुत ज्यादा एक ओवरहॉल की जरूरत है ना, ओवरहॉल की जरूरत है एंड प्रोक्योरमेंट के ऑपरेशंस फेल हुए हैं, प्लस जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी दैट इज वेरी अनइवन, इसलिए लोगों को पता नहीं रहता है कि किस तरीके से ऊंट किस करवट बैठेगा, गवर्नमेंट क्या चीज करेगी। तो इनपुट ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स। इसीलिए ऑथर ने कहा है कि प्रॉब्लम जो है वो फार्म लॉज नहीं है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा डीप है, और अगर आपको ये पूरा प्रॉब्लम्स को दूर करना है देन देयर इज अ ओवरहॉल ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इज रिक्वायर्ड। देखो लिखा हुआ है द एग्रीकल्चर सेक्टर नीड्स कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ओवरहॉल टू रिकॉग्नाइज द न्यू चैलेंजेस। नए चैलेंजेस उनको रिकॉग्नाइज करिए और फार्मिंग को फिर से रिम्यूनरेटिव बनाइए। अगला जो आर्टिकल है बहुत ज्यादा प्यारा आर्टिकल है, सेक्टर दैट नीड्स टू बी नर्स्ड बैक टू हेल्थ। नर्सिंग सेक्टर के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। वैसे देखो मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ फॉर दोज हु आर इन द नर्सिंग प्रोफेशन और दोज हु आर इन द मेडिकल प्रोफेशन, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। लेकिन ये जो बातें इस आर्टिकल में लिखी गई हैं वो भी बहुत हद तक सही हैं, और जिसने आर्टिकल लिखा है दैट इज ऑल्सो डॉक्टर विजय श्री येलप्पा। तो शी इज ऑल्सो डॉक्टर। अब उसने बहुत ज्यादा डिटेल में सारी चीजें नर्सिंग प्रोफेशन में जो इस समय प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको हाईलाइट किया है। लेट्स सी 2020 को 2020 को इंटरनेशनल ईयर फॉर द ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ घोषित किया गया। याद रखिएगा 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया गया है। इंडिया में अगर नर्सिंग वर्कफोर्स देखें तो इट इज 2/3 ऑफ द टोटल हेल्थ वर्कफोर्स। हेल्थ वर्कफोर्स का 2/3 हमारा नर्सिंग वर्कफोर्स है। रेशियो 1.7 पर 1000 पॉपुलेशन है, विच इज 43% लेस देन द WHO नॉर्म्स। WHO नॉर्म्स से अभी भी हमारा 43% कम है, यानी कि 2.4 मिलियन मोर नर्सेज आर रिक्वायर्ड, यानी कि 24 लाख और नर्सेज की जरूरत है। इंडिया में अभी भी 24 लाख नर्सेज की जरूरत है। लेकिन ऑथर ने कहा है कि अभी भी नर्सिंग सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस है इस सेक्टर के। क्या क्या चैलेंजेस है उनको एक एक करके हाईलाइट करती है। पहला जो चैलेंज है सबसे बड़ा वो है अनइवन रेगुलेशन का। इंडिया में जो नर्सिंग का सेक्टर इसको रेगुलेट करता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल इंडियन नेशनल नर्सिंग काउंसिल INC। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल इसको रेगुलेट करता है, ठीक है ना। अब ऑथर का ये कहना है कि ये एग्जामिनेशन, प्रिस्क्रिप्शन, सर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें देखता है, ठीक है ना। 91% ऑफ द नर्सिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर प्राइवेट एंड वीकली रेगुलेटेड। लेकिन फिर भी इतना इंडियन नर्सिंग उसके काउंसिल के होने के बावजूद अभी भी 91% जो नर्सिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है दे आर प्राइवेट एंड वीकली रेगुलेटेड। तो एक तो प्राइवेट है, दूसरा वीकली रेगुलेटेड है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहां पे रेगुलेशन भी है वो अनइवन है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। एंड करंट जो नर्सिंग एजुकेशन दैट इज वेरी आउटडेटेड एंड फेल्स टू कैटर द प्रैक्टिस नीड्स, है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि जो नर्सिंग का एजुकेशन है दैट इज प्रिटी आउटडेटेड एंड इट फेल्स टू कैटर द प्रैक्टिस नीड्स। इसके अलावा ऑथर ने बोला कि देर आर इनसफिशिएंट नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। आगे मैं ये प्रॉब्लम डिटेल में बताऊंगा, वैसे मैं भी बता देता हूं कि नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड ये सब लोग, इस कारण से बहुत लोग इन्वॉल्व होते नहीं है। एंड यही कारण है कि देर इज अ इनसफिशियंसी इन द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, है ना। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में कमी है तो बहुत ज्यादा इसमें एफिशिएंसी अर्जित नहीं कर पाती हैं, और जो करती भी हैं उनको नॉर्मल नर्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है, तो और ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। वो कहते हैं ठीक है जब नर्सिंग करके ही ठीक है तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट क्यों करें, डिप्लोमा से ही जब काम हो जाएगा तो हम पोस्ट ग्रेजुएट क्यों करेंगे, है ना। तो दैट इज द थिंग। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि देयर आर मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स टू द नर्सिंग कोर्स एंड देयर इज अ लैक ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज। तो लैक ऑफ इंटीग्रेशन है डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज में, और मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स है। इसी कारण से ये जो क्वालिटी है ट्रेनिंग की दैट इज वेरी डिमिनिश्ड, है ना। अब ऑथर ने सोल्यूशन क्या बताया है, सोल्यूशन बताया
कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कराओ, अ नेशनल लाइसेंस एग्जिट एग्जाम कराओ फॉर एंट्री इनटू प्रैक्टिस, एंड देन पीरियोडिक रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस कराओ लिंक्ड विद कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन. दे विल सिग्निफिकेंटली स्ट्रीमलाइन एंड स्ट्रेंथन द नर्सिंग एजुकेशन. फिर ट्रांसपेरेंट एक्रीडिशन करो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बेंचमार्किंग करो, प्रॉपर बेंचमार्क सेट करो, स्टैंडर्ड सेट करो, एंड रैंकिंग ऑफ द नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस इज आल्सो नीडेड. तो रैंकिंग भी करो ताकि एक इनके अंदर भी होड़ रहे कि हमको कुछ काम करना, अदरवाइज इनको लगेगा ठीक है यार हम हैं, कोई आएगा पढ़ लेगा, कोई आएगा चला जाएगा, है ना. सो दैट इज द थिंग. अब ऑथर ने कहा कि द नंबर ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव बीन इंक्रीजिंग स्टीडली. जो नंबर ऑफ नर्सिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो बढ़ तो रहे हैं, बट देयर आर वास्ट इनइक्विटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि 62% ऑफ देम आर ऑलरेडी इन द साउथ सदर्न इंडिया. नर्सिंग के 62% इंस्टीट्यूशन जो है वो सदर्न इंडिया में है ना. स्पेशली जो केरल वाला रीजन है बहुत ज्यादा वहां पे. और आपने देखा होगा कि आप नॉर्थ इंडिया में भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा जो मेजर नर्सेस हैं दे आर फ्रॉम द साउथ इंडिया ओनली, है ना. तो एक तरह से ये स्क्यूड एक प्रेफरेंस है टुवर्ड्स द साउथ इंडिया. देन इसके अलावा देखो द फैकल्टी पोजीशन दैट आर आल्सो वैकेंट इन द नर्सिंग कॉलेज एंड स्कूल्स आर अराउंड 86% एंड 80%. तो अगर नर्सिंग कॉलेजेस में देखो तो 86% वैकेंसी है फैकल्टी की, और नर्सिंग स्कूल्स में 80% वैकेंसी है. तो ऑथर ने ये सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं. देन द हायर एजुकेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड. जैसे मैंने कहा कि अंडर यूटिलाइज्ड है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट करना नहीं चाहता, इनसफिशिएंट नंबर है, एंड इसीलिए जो लो डिमांड है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, देयर इज अ लो डिमांड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज. क्योंकि अगर आपको पता है कि डिप्लोमा करके भी मुझे वही करना है जो मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करके करना है, तो फिर आप डिप्लोमा ही करोगे ना, आप क्यों पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे. तो दैट इज द थिंग. इसके अलावा ऑथर ने कहा कि इंडिया के जो एक्ट्स हैं वो भी नर्सिंग को ज्यादा मतलब वो नहीं करते हैं. जैसे कि अगर आप देखो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि बोलता है कि ये राइट है ये कंज्यूमर का, पेशेंट का, टू होल्ड द डॉक्टर एंड हॉस्पिटल लायबल फॉर द मेडिको लीगल इश्यूज. अगर आपके साथ कोई मेडिको लीगल इशू होता है तो आप डॉक्टर को और हॉस्पिटल को लीगल बना सकते हैं. लेकिन इसमें नर्सेस का नाम नहीं आता है, मतलब नर्सेस की कोई गलती अगर है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप उनको नहीं कर सकते हो. तो ऑथर ने कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज में स्पेसिफिकली लिखा रहता है कि अगर नर्सेस ने कोई गलती की है तो उनको भी लायबल ठहराया जाएगा. लेकिन इंडिया में ऐसा प्रोविजन नहीं, इस कारण से इंडिया की नर्सेस भी फिर वैसे ही काम भी करती है ना, वैसे ही काम भी होता है फिर. एंड नर्सिंग एजुकेशन तो है लेकिन अभी भी इसका एक्ट प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं सेट है. तो वो भी सेट करने की जरूरत है, तभी आपको नर्सिंग प्रोफेशन में एक लेजिटिमेसी दिखेगी, कहना चाहिए. ऑथर ने लास्ट एक और सोल्यूशन दिया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी जरूरत है. जो प्राइवेट नर्सिंग स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं एंड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं, अगर वो दोनों मिल करके काम करें तो काफी अच्छा क्वालिटी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है. तो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल. आई होप यू विल रिमेंबर दैट. वेरी गुड आर्टिकल रिटन बाय विजयश्री, है ना. तो अच्छा आर्टिकल था. hazardous idea for the Himalayas. The third article is hazardous ideas for the Himalayas. अब इसमें ऑथर ने बोला है, देखो कि चाइना ने भी रिसेंटली बोला कि मेडॉग वाला जो रीजन है जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश से जस्ट पास में पड़ता है, यारलंग जांगबो रिवर में वो एक डैम बनाएंगे, है ना, डाउन स्ट्रीम डैम बनाने वाले हैं. इसके बाद इंडिया ने तुरंत बोला कि भैया हम भी बनाएंगे, हम इधर साइड डैम बनाएंगे. तो इंडिया काउंटर पार्ट, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इंडियन काउंटर पार्ट्स वर क्विक टू रिटरेट द प्लान्स टू डैम द हिमालयाज ऑन द आवर साइड ऑफ बॉर्डर. तो हमने बोला कि ठीक है हम अपने तरफ से भी एक डैम बनाएंगे 10 गीगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का. अब ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि ये जो रेस है, वन अपमैनशिप की जो रेस है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात आप ऐसे रीजन में कर रहे हो जो कि हाईली अनस्टेबल है ना. जिस रीजन में आप कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो वो हाईली अनस्टेबल है. अभी आपने कहा कि उसकी हाइट बढ़ रही है, मतलब वहां पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज स्टिल गोइंग ऑन, द फोल्डिंग इज स्टिल गोइंग ऑन. बहुत ज्यादा फ्रेजाइल लैंड है, बहुत ज्यादा वो अनस्टेबल लैंड है. और ऐसे में अगर आप वहां पे कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ऑलरेडी 2015 में आपने देखा है कि कितना ज्यादा भीषण वहां पे अर्थक्वेक आया था, है ना. और वो सारी चीजें दोबारा से रिपीट होंगी. तो ऑथर ने वही कहा है. और ऑथर ने ये भी कहा है कि ऑलरेडी वहां पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुका है. चाहे कामेंग रिवर देखो, कामेंग प्रोजेक्ट देखो 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट है. देन आपका कामेंग प्रोजेक्ट जो है वो बिचोम एंड तेंगा रिवर्स में है. देन इसके अलावा सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, देयर इज अ सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी चल रहा है. देन जो तिब्बतन साइड है वहां पे चाइना ऑलरेडी 11 प्रोजेक्ट कर चुका है. चाइना ऑलरेडी 11 प्रोजेक्ट कर चुका है इन दैट रीजन, है ना. 55 प्रोजेक्ट करने हैं टोटल, उसे प्लान 55 किया. सोचो मतलब कि यार बच्चे की जान लोगे क्या, हिमालय की भी जान लोगे क्या? वैसे भी यंग फोल्ड माउंटेन है, बच्चा ही है अभी वो, है ना. दीज टू कंट्रीज, देखो ये लिखा हुआ है, दीज टू कंट्रीज ओवर एस्टिमेट देयर इकोनॉमिक पोटेंशियल. हिमालय का इकोनॉमिक
इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं, एंड इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी एंड अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, दोनों कंट्रीज, है ना। तो ये ऑथर ने कहा। अब ऑथर ने कहा कि देखो ये जो रीजन है दैट्स हाई सीस्मिक जोन रीजन, हाईली सीस्मिक जोन रीजन है, यहाँ पे एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। 1950 एग्जांपल है आप लोगों के लिए कि मैकमोहन लाइन के साउथ में 8.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, विच वाज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल इवेंट एवर रिकॉर्डेड, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल इवेंट एवर रिकॉर्डेड एंड डिवास्टेटेड तिब्बत एंड असम रीजन। 1950 का अर्थक्वेक था। रिसेंट में अगर हम देखें तो 2015 अर्थक्वेक ऑलरेडी देख चुके हैं, गोरखा अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 7.8 इन द सेंट्रल नेपाल, एंड इट लेड टू द ह्यूज लॉसेज इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, एंड नेपाल में लगभग 20% हाइड्रो पावर जो थी लूज कर गया था वो नेपाल अपनी, है ना। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। सो इन दैट सर्कमस्टेंस द रेस फॉर दिस कंस्ट्रक्शन शुड स्टॉप, एंड यहाँ पे आपको जो इन्वायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी की जो आपको सेंसिटिविटी उसको समझने की जरूरत है। इनोवेशन फॉर क्लीनर एयर, ऑथर ने कहा है यहाँ पे कि जो एयर पोल्यूशन है उसको कम करना अगर आपको और एयर को और साफ बनाना है तो आपको इनोवेशंस की जरूरत है। जैसे कि पूसा डिकम्पोजर ने बनाया था स्टबल बर्निंग से बचने के लिए, उसने कहा कि आप इसको छिड़क दो तो ये अपने आप डिजोल्व कर लेगा, उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देगा स्टबल को, है ना। तो इस तरीके के आपको कुछ जरूरत है। जैसे कि स्कीम्स के लिए ऑथर ने बोला कि आप BS4 से डायरेक्टली BS6 में चले गए, अच्छा काम किया। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ऑलरेडी चल रही है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको जो LPG कनेक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है ना, LPG कनेक्शन दिए जाते हैं, दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द कंट्री, बाय द गवर्नमेंट, है ना। एंड आपको प्राइवेट सेक्टर को भी मोबिलाइज करने की जरूरत है, यू हैव टू यूज द प्राइवेट सेक्टर एज वेल, तभी आपका कहना चाहिए कि नया इनोवेशन देखने को हो सकता है। और आपने बजट में भी इंक्रीज किया, जैसे एयर पोल्यूशन के लिए जो हमारा बजट था उसमें भी हमने इंक्रीज किया है, बढ़ोतरी की है। सो दैट इज अनदर गुड स्टेप, एंड ये सारी चीजें आप लिख लो, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। रेयर मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग फाउंड इन थ्रिसूर, तो केरल वाले रीजन में आपका वेस्टर्न घाट्स के रीजन में एक आर्बोरियल स्पीशीज पाई गई है, आर्बोरियल फ्रॉग स्पीशीज, जिसको मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग, याद रखिएगा, इट्स आर्बोरियल स्पीशीज, ठीक है। और इसके अलावा इट हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम नॉर्थ ऑफ द शेनकोट्टा गैप इन द वजाहचल रिजर्व फॉरेस्ट इन केरला थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट। तो ये वजाहचल रिजर्व फॉरेस्ट भी याद रखना। वजाहचल रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है आपका, जो कहाँ पे है, ये केरल में ही लोकेटेड है, ये भी याद रखिएगा, है ना। और वेस्टर्न घाट वाले रीजन में आपको ये मिला है। एंड मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग, इनका नाम है मर्क्यूराना मिरिस्टिका पैलेस्ट्रिस, याद रखिएगा। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मर्क्यूराना मिरिस्टिका पैलेस्ट्रिस, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है, एंड अब आर्बोरियल क्या, अगर दिमाग में अगर आ रहा है कि आर्बोरियल क्या होता है, तो आर्बोरियल वो होते हैं जो मेजरली अपना टाइम ट्रीज यानी पेड़ों पे बिताते हैं। तो आर्बोरियल आर दोज जो अपना मोस्टली टाइम पेड़ों यानी ट्रीज पे बिताते हैं, ऐसे एनिमल्स जो मोस्टली अपना टाइम ट्रीज पे बिताते हैं, तो इसको याद रखिएगा। वेजिटेबल फॉरेस्ट डिवीजन भी याद रखिएगा, केरल में है ना। एंड सबसे पहली बार इनको क्यों बोला जाता है बेसिकली मिरिस्टिका, क्योंकि ये मिरिस्टिका स्वैम्प में पाए गए थे। मिरिस्टिका स्वैम्प जो है वो अस्थमलाई के रीजन में लोकेटेड है ना, अरिप्पा वाले रीजन में, तो वहां पर पाए गए थे, इसीलिए इनको मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इवॉल्विंग डिप्लोमेसी ड्यूरिंग कोविड-19, अब ये आर्टिकल जो है लिखा है, और इसमें देखो नया टर्म, देखो मेरे हिसाब से ऐसे कुछ नए टर्म्स का यूज कर दिया जाता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि दैट इज एसेंशियल। जैसे लिख दिया कोविडाइजेशन ऑफ अवर प्लैनेट, तो क्या ये प्लैनेट का कोविडाइजेशन है? तो किसी भी चीज में इज्म लगा देना, किसी भी चीज में उसका आइजेशन कर देना, दैट इज एक्चुअली नॉट करेक्ट, बट ठीक है, इन्होंने लिख दिया है तो लिख दिया है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि अभी कोविड के टाइम पे बहुत अच्छी डिप्लोमेसी हमने की, जैसे सार्क कंट्रीज ने $10 मिलियन का कोविड इमरजेंसी फंड बनाया। $10 मिलियन का कोविड इमरजेंसी फंड किसने बनाया? सार्क कंट्रीज ने बनाया, ठीक है ना। और इसके अलावा नेपाल को हमने बेनिफिट दिया। इसके अलावा हमने फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाई जाती है, उसका हमने बिल्कुल मान रखा। लगभग फार्मास्यूटिकल असिस्टेंस हमने 85 कंट्रीज को प्रोवाइड किया, एंड ग्रांट बेसिस टू एड देम ओवर द पैंडेमिक। इसके अलावा हमने हमारे यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूट्स मेजर हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जानते ही होंगे आप, और दूसरा आपका भारत बायोटेक जो हैदराबाद में है ICMR के साथ, है ना। तो ये सब मिलकर के अपनी कोवैक्सिन बना रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड के लिए काम कर रहा है। तो ऑलरेडी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज, है ना। एंड ये कोविड-19 के बाद एक यूनिक अपॉर्चुनिटी भी इंडिया को मिल गई है कि हम अगर चाहें तो अपना वर्ल्ड में एक और अपना एक एसेंशियल प्लेस बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस न्यू डिप्लोमेसी, जो हम मेडिकल डिप्लोमेसी के रूप में जानी जाती है। सो दैट इज द थिंग विच ऑथर हैज मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉइंट्स इन मोदी हसीना समिट। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि अगले साल जो है मार्च में 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश के 50 साल हो जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि 1971 में बांग्लादेश बना था, है ना। अब यहाँ पे दो कंट्रीज, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी आई थिंक बांग्लादेश जाएंगे, वहाँ पे मेन जो बात रहेगी वो रहेगी ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीलाहाटी हल्दीबारी रेल लिंक, याद रखिएगा चीलाहाटी हल्दीबारी रेल लिंक। अगर आपसे कोई पूछता है कि चीलाहाटी हल्दीबारी रेल लिंक किससे रिलेटेड है, इंडिया बांग्लादेश से रिलेटेड है, ठीक है ना। और कुछ रिवर्स का भी नाम है, जैसे कि मोनू रिवर, मुहुरी रिवर, खोवई रिवर, गोमती, धारला एंड दूध कुमार रिवर। तो ये रिवर्स के बारे में एक बार देख लेना, जो जिन रिवर्स का नाम लिखा हुआ ना देख लेना, ओरिजिन एटलीस्ट देख लेना कहां पर है, कोई इंडिया वाली तो नहीं है। मोनू, मुहुरी, खोवई, गोमती, धारला एंड दूध कुमार रिवर्स, ठीक है ना। ये रिवर्स के बारे में आपको लिए टास्क है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, है ना। मुझे भी नहीं पता, मुझे बता देना। तो अगला जो यहाँ पे मेन प्रोजेक्ट है वो चीलाहाटी हल्दीबारी रेल लिंक प्रोजेक्ट है, इसको लिख लो। ब्रिटिश एरा लाइन की लाइन है ये, एंड इट वाज अबैंडन्ड, इसको बंद कर दिया गया था आफ्टर द 1965 वॉर। 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ। अब तब सिंस जो बांग्लादेश था वो ईस्ट पाकिस्तान था, वही पाकिस्तानी था, है ना, तो इसको उसमें बंद किया गया था। एंड इट विल बी द 5th रेल रूट कनेक्टिंग बांग्लादेश एंड बंगाल। तो बांग्लादेश को और बंगाल को कनेक्ट करने वाली ये लिंक रहेगी। एंड 50th इंडिपेंडेंस डे जो है 2021 में होगा, तब इसको ओपन किया जाएगा, याद रखेगा। ओके, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। सो यहाँ पर एक न्यूज है, 400 स्टूडेंट्स मिसिंग आफ्टर अटैक ऑन नाइजीरियन स्कूल। अब नाइजीरियन स्कूल में कुछ लोग थे जो AK-47 लेके गए, एंड देयर आर 400 स्टूडेंट्स हु आर मिसिंग। तो लेट्स प्रे फॉर देयर फैमिलीज एंड लेट्स प्रे कि सारे के सारे बच्चे जो ठीक रहें और सारे के सारे बच्चे अपने अपने घरों में वापस आ जाएं। दिस इज व्हाट वी वांट। चाइना मून प्रोब हेड्स बैक टू अर्थ। चाइना का जो मून प्रोब है चैंग E5, जिसको हम बोलते हैं चैंग E5, अब वो अर्थ में वापस आ रहा है सैंपल कलेक्ट करके, ठीक है ना। तो चैंग E5 गया था मून में, क्यों? सैंपल कलेक्ट करके वापस अर्थ में लाने के लिए, ठीक है ना। और अब ये वापस आने वाला है, वहां से स्टार्ट होगा। अगर ये सक्सेसफुल लैंडिंग कर लेता है तो चाइना विल बी द 3rd कंट्री टू ब्रिंग बैक सैंपल फ्रॉम द मून। पहली कंट्री थी USA, सेकंड कंट्री थी USSR यानी कि रशिया, आपका रशिया थी, USSR बोल सकते हैं, एंड थर्ड आपकी चाइना बन जाएगी। तो चाइना विल बी द 3rd कंट्री टू ब्रिंग बैक सैंपल्स, चैंग E5, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसको याद रखना। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.